भारत माता की। अब आइए आवाज पीछे से जोर की। भारत माता की। भारत माता की। हरेला पर्व के शुभ अवसर पर अभी आप सब जिनको सुन रहे थे, हमारे उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री के नाते, जिन्होंने बहुत सारे अभियान इस वर्ष हरेला पर्व से प्रारंभ करने का आयोजन किया है, ऐसे आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के कर्मठ एवं जुझारू लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, देहरादून शहर के मेयर, जिनके मुख्य अभियान में से क्लीन सिटी ग्रीन सिटी देहरादून को बनाने का अभियान प्रारंभ किया गया है, ऐसे भाई सुनील उनियाल गामा जी, मंच पर उपस्थित प्रमुख सचिव वन श्री आर के सुधांशु जी, प्रमुख वन संरक्षक श्री विनोद कुमार सिंघल जी, मुख्य वन संरक्षक श्री सुशांत पटनायक जी, मुख्य वन संरक्षक शिवालिक श्री धीरज पांडे जी, एक बचा तो नहीं, हमारे वन विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब, वन विभाग के सभी उच्चाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण, वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और स्पोर्ट्स कॉलेज और अनेकों अनेकों स्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रायपुर मंडल के अध्यक्ष भाई रुद्रेश शर्मा जी, मंडी समिति के उपाध्यक्ष भाई त्रिलोक सिंह बिष्ट जी, सभी पार्षदगण, सभी ग्राम प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो पर्यावरण संरक्षण को संस्कृति से जोड़ने का पारंपरिक पर्व हरेला की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि हरेला पर्व आप सबके जीवन में नई हरियाली लेकर आए। हरियाली से जहां एक तरफ हमको हमारे जीवन में उत्साह और उमंग आता है, जहां खुशी दिखाई देती है, आनंद की अनुभूति होती है, ये आप सबके जीवन में पूरा भरा पूरा रहे और आप सब हरियाली की तरह दिखते रहे। इस क्रम में आज राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी दिनांक 16 जुलाई 2022 को हरेला पर्व प्रत्येक जगह पर मनाते हुए, प्रत्येक जनपद में मनाते हुए सभी विभागीय विभिन्न विभिन्न संस्थाएं, उन सब की सहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम पूरे एक महीने तक 15 अगस्त 2022 जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक किया जाएगा। भाइयों बहनों, इस वर्ष हरेला पर्व की थीम नदियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद की किसी एक शीर्ष प्राथमिक नदी अथवा गधेरे को संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु हमारे सभी वन विभाग समेत, जैसा अभी वन मंत्री जी कह रहे थे, सभी विभागों को इस पर जोड़कर आगे का अभियान चलाना है। इस सब में हम सब की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना जन सहभागिता के ये कार्य हो नहीं सकता। मैं वन मंत्री जी से पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हम लोग हरेला पर्व को केवल एक औपचारिक पर्व के रूप में मनाते हैं, एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं और कार्यक्रम करने के बाद या एक सरकारी रूप से
या सामाजिक रूप से या कोई आयोजन करने के बाद हम भूल जाते हैं कि इस पौधे का क्या हुआ जिसका हमने रोपण किया था। ये पौधा ठीक प्रकार से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, उसमें पानी की व्यवस्था हो रही है, खाद की व्यवस्था हो रही है। जब हम बिल्कुल उससे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये हरेला पर्व आज के दिन ये स्मरण करवाने का भी पर्व है। यह दिन इसलिए भी आता है कि हमें इसकी महत्ता समझ में आनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हरेला पर्व मनाने का और इसको संस्कृति से जोड़ने का, ऋतु परिवर्तन के समय इस पर्व को मनाने का जो वैज्ञानिक महत्व है और जो आज का तात्कालिक महत्व है, दोनों महत्वों को हमें जानना होगा। जब हम इसको अंदर से महसूस करेंगे, अभी अभी देखिए हम लोग कोरोना महामारी में थे और एक दिन में और एक मनुष्य पूरे जीवन भर जितनी ऑक्सीजन प्राप्त करता है, मैं समझता हूं कि उसका अगर मूल्य चुकाना पड़े, क्योंकि हम जब सिलेंडर खरीद रहे थे, आप सबको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे, कंसंट्रेटर मिल नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटलों में हमको बेड मिल नहीं रहे थे। उस समय में हमको इसकी महत्ता समझ में आती है कि हमको पौधारोपण क्यों करना चाहिए, वृक्ष क्यों संरक्षित होनी चाहिए, प्रकृति का संरक्षण क्यों होना चाहिए, हमारे नाले हैं, गधेरे हैं, छोटे छोटे स्रोत हैं, उनका पुनर्जीवन कितना आवश्यक है, उस समय में हमको समझ में आता है। और मेरे ख्याल से सुधांशु जी आप बैठे हो, आपको सही आंकड़ा पता होगा कि एक मनुष्य अगर खरीद के, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता था, अगर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को खरीदना पड़े पूरे जीवन भर, तो कितना रुपया होगा एक मनुष्य का, अगर 70 साल की आयु मान ली जाए। कई करोड़ों में आएगा उसका हिसाब, सुधांशु जी बाद में जोड़ के बताना, कई करोड़ों में आएगा। तो ऐसे समय में हम, अब हमारे सामने देखिए हमारे पूर्वज हमको देकर गए हैं, हमको एक शानदार प्रकृति देके गए हैं, ये वातावरण देकर गए हैं, वृक्ष देकर गए हैं, जिनसे हम फल प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। कई बार हम लोग ईश्वर को मानते नहीं है, कई बार हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, जो कुछ हूं मैं ही हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। ऐसे समय में ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए। देखिए ईश्वर ने एक बीज लगाया, एक पेड़ लगाया, ईश्वर ने तो प्रदत्त किया हमें, एक पेड़ लगाया हमने और उसमें कितने हजारों लाखों फल आते हैं। एक बीज हम डालते हैं खेत में गेहूं का या धान का, उससे कितने पौधे आ जाते हैं, कितने फल आ जाते हैं। तो ईश्वर की महत्ता को समझना चाहिए और प्रकृति हमको चेताती है। आज देखिए असमय ही हमको कई बार ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर वन विभाग के सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बचपन में देखते थे कि कभी सर्दियों में बारिश नहीं होती थी, क्यों सुबुद्धि जी? बारिश नहीं होती थी जब हम छोटे थे, बारिश का टाइम एक होता था, लेकिन अब जब बरसात होनी चाहिए उस समय सूखा पड़ जाता है। जब हम सोचते भी नहीं है उस समय बरसात आ जाती है। यही है प्राकृतिक जो असंतुलन हो गया है। और इसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने आप को भी जो है ये मान सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी कहीं ना कहीं है। अब कई बार हम सोचते हैं, देहरादून में अगर हम रहते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे चमोली में भूस्खलन हो गया है, पिथौरागढ़ में बाढ़ आ गई है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सुरक्षित हैं अपने घर में। और दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं वह भी सोचते होंगे कि उत्तराखंड में आपदा आ रही है, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर एक जगह आपदा आ रही है, एक जगह कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, तो उससे हम प्रभावित होना बिना रह नहीं सकते, आज नहीं तो कल। इसलिए ये जो हम लोगों ने अभियान लिया है, ये अभियान हमारा मन से होना चाहिए। मैं नए
हमारे छात्र और छात्राओं से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी बहुत सारे जीवन के हर पहलू को देखना है। कल का आपका सवेरा कल का आपके लिए है, चमत्कार आपके लिए है, आविष्कार आपके लिए है। तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे हमारे पूर्वज हमको ये दे गए हैं, ये हमारी विरासत भी है, हमारी संस्कृति भी है इसका संरक्षण करना। और हम इसको करेंगे तो निश्चित रूप से जो भगवान ने हमको प्रदत्त किया है वो इसीलिए किया है कि हम इसका आनंद लें, इस प्रकृति का आनंद लें। और हम उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड में तो देखिए, जहां देखिए वहां हरियाली है, जहां देखिए वहां वनों से आच्छादित है हमारा पूरा, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, प्रकृति से आच्छादित है, शुद्ध वातावरण है। पूरे हिमालय की जो हवा है, पूरे हिमालय की जो ऑक्सीजन है सब कुछ जाती है, शुद्ध हवा। लोग यहां पर प्राणवायु ढूंढने आते हैं, जीवन को देखने आते हैं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र कहीं है तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है। तो भाइयों बहनों, इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए और देहरादून के लोगों को विशेष रूप से अब आगे आने वाले समय में इस प्रकृति संरक्षण के लिए और आगे आना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी सुधांशु जी बोल रहे थे कि देखिए इधर सड़क भी दिखाई दे रही है, इधर वन भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों का इन्होंने एक तरह से संकेत भी दिया, बुद्धिमानी से इन्होंने बताने का प्रयास किया। आने वाले समय में बहुत सड़कें बनने वाली हैं और इतनी सड़कें बनने वाली हैं कि देहरादून से दिल्ली की फ्लाइट ही बंद हो जाएगी कुछ सालों में, हवाई सेवा बंद हो जाएगी। मैं कह रहा हूं इस मंच से कि आने वाले समय में बंद होने वाला है, क्योंकि देहरादून से दिल्ली जाने के लिए आपको केवल और केवल 2 घंटे का समय लगने वाला है। एलिवेटेड रोड बन रही है, तो आप खुद ही सोचिए कि जब आप 2 घंटे में कार से देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आ जाएंगे, तो आप एयरपोर्ट क्यों जाएंगे? एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 2 घंटे पहले जाना होगा। 1 घंटा आपका मैं फ्लाइंग टाइम मान लेता हूं, 1 घंटा आपका आउट और इन होने में, सब मिला के 4 घंटे तो यही हो गए। और 1 घंटा फिर एयरपोर्ट से कहीं जहां भी जा रहे होंगे आप, तो 5 घंटे का समय लगेगा। और जब एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो 2 ही घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और जैसा उत्तराखंड सबको प्रिय है, सब लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। इस बार की 4 धाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ हो गई है। 27 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक यहां पर 4 धाम यात्रा में रजिस्टर्ड दर्शन कर लिए हैं। अभी पूरी यात्रा बची हुई है, नवंबर तक चलेगी। कांवड़ यात्रा हमारी हो रही है। कांवड़ को भी हमने कहा है ग्रीन कांवड़ और क्लीन कांवड़, यही ना सिंगल साहब? उसमें भी हम सभी को वृक्ष भी दे रहे हैं कि आप वृक्ष ले जाइए और अपने अपने स्थानों पर इसका रोपण करिए। तो जहां 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, और आने वाले समय में जैसे ही फ्राइडे का दिन खत्म होगा, ड्यूटी खत्म हुई 5 बजे दिल्ली वालों की, गुड़गांव वालों की, नोएडा वालों की, एनसीआर में रहने वालों की, वो गाड़ी उठाएंगे और सीधे देहरादून आ जाएंगे, हरिद्वार आ जाएंगे, ऋषिकेश आ जाएंगे, मसूरी आ जाएंगे, धनौल्टी आ जाएंगे, आज नरेंद्र नगर चले जाएंगे। तो यहां होटल भी बनेंगे अभी खूब। ये होटल सब कम पड़ने वाले हैं, लेकिन जो एकदम से दबाव बढ़ने वाला है उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से, जहां आज ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया के अंदर अनुसंधान बढ़े हैं, इन सब चीजों से हमको देखिए कितना अच्छा। अभी यहाँ पर सुबोध भाई अभी कह रहे थे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। अभी हम किसी कमरे में चले जाएंगे, अंदर जाएंगे तो वहां आपने टेम्परेचर कर रखा होगा, क्यों डीएम साहब 20 डिग्री के, 20 डिग्री में हम बैठेंगे। बाहर जो है 40 डिग्री है, तो अंदर का जो 20 डिग्री बाहर आ रहा है उसका कोई रास्ता ज्ञान विज्ञान ने अभी नहीं बताया, अभी किसी अनुसंधान ने भी नहीं बताया। उसका अगर कोई रास्ता है तो केवल एक रास्ता है हमारे सामने, हम प्रकृति का संरक्षण करें, क्लीन करें, ग्रीन करें,
और जो पर्व हमारे पूर्वज हमको देके गए हैं, उस दिन हम मन से, समर्पण से और भगवान को धन्यवाद करते हुए कि आपने हमको इतना अच्छा वातावरण दिया है, इतनी अच्छी प्रकृति दी है, इसको हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि कोई अनुसंधान ये अभी तक नहीं बता पाया है। क्यों सुधांशु जी, कोई बता पाया है? अभी नहीं बता पाया। देखिए, आप 20 डिग्री तो अंदर ले आए हैं, ये बाहर का 40 डिग्री जो हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? ऐसे कई कारखाने बन गए हैं, बड़े बड़े हमारे उद्योग लग गए हैं, धंधे हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं, अभी मैं उमेश भाई से कह रहा था, इनके विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे कार्यालय, कहीं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, कहीं डाइट का कार्यालय, कहीं पर माध्यमिक शिक्षा का कार्यालय, स्वास्थ्य महानिदेशालय, अनेकों अनेकों कार्यालय। अभी कुछ 2-4-5 सालों बाद हमको कोई जगह ही नहीं मिलने वाली होगी। हमको खोजना होगा कि हम विकास कैसे करेंगे। हाँ, अनेकों अनेकों सभी आ जाता है उसमें। तो ये हमको खोजना पड़ेगा कि हम कहां बिल्डिंग बनाएं, कहां विकास करें। तो इसलिए उत्तराखंड के अंदर हमने तय किया है, उत्तराखंड अभी हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां हमने जीईपी लागू कराया है। हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इस पर लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ, चूंकि अभी हम जब सामान्य बजट अपना बना रहे थे, उस समय हमने बहुत सारे पहलुओं पर अध्ययन किया, लोगों से बात की, लोगों के विचार जाने। बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की अनेकों अनेकों विद्वान लोगों से, जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण में, जलवायु के संरक्षण में, जल संवर्धन में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम किया है। उन सभी को लेकर, उनके विचारों को लेकर जो हमने 5-6 विचारों की श्रृंखलाएं की, उसमें से बहुत सारे बिंदु निकल कर आए। जहां हमको अपना राजस्व बढ़ाना है, अनेकों अनेकों विकास की जो रफ्तार है, उस विकास की रफ्तार में हमको भी अपने पहिए लगाने हैं, हमें भी आगे जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी असली पहचान है कि शुद्ध वातावरण, शुद्ध प्रकृति, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल जीवन, वह भी हमको बना के रखना है। यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पर सामंजस्य बैठाते हुए बराबर के रेशियो से हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे अनेकों अनेकों कार्य हम सभी को करने हैं। हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के इस पवित्र दिन पर, कि ये पवित्र दिन जैसे हमारी संस्कृति, जैसे हमारे पूर्वज हमको देकर गए हैं, हम इसको संरक्षित करेंगे, इसको सुरक्षित रखेंगे और इस विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के अवसर पर मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए, आप सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा किया गया मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुमूल्य रहेगा।